इस प्रश्न में जो हमारा पिछले वीडियो का प्रश्न है उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं और यहाँ पर हम लोग बैलेंस शीट की बात करेंगे, तुलन पत्र की बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप ये देखिए कि हम लोगों ने तुलन पत्र का प्रारूप देखा था। क्या देखा था? तुलन पत्र का प्रारूप। और इस प्रारूप में सबसे पहली जो एंट्री है वो है पूंजी निधि की। अब पूंजी निधि और उसमें फिर आरंभिक शेष और जो जोड़ना है, जो भी अधिक आया हमारा, अधिक था किसका? आय और व्यय खाते से, उसको जोड़ देंगे, घाटा होगा तो घटा देंगे। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या आती है हमारे प्रश्न में, देखिए हमारा प्रश्न कहाँ पर गया, ये है हमारा प्रश्न, ठीक है। अब इसमें हमें जो कुछ भी जानकारी दे रखी है इसमें हमें कहीं पर भी पूंजी निधि दिया नहीं हुआ है। देखिए ये तो प्राप्ति खाता है तो यहाँ तो पूंजी निधि दी नहीं जाएगी, है ना। यहाँ पर जो अतिरिक्त जानकारी है उसमें हमें कुछ दिया जाना चाहिए था, लेकिन अतिरिक्त जानकारी में हमें क्या दे रखा है बताइए। अतिरिक्त जानकारी में मैं जो कुछ पहले लिखा हुआ है उसको मैं क्लीन कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो भी हमें अतिरिक्त जानकारी दे रखी है उसमें क्या क्या दिया हुआ है। उसमें देखिए खेल का मैदान है तो ये हमारी एक तरह की परिसंपत्ति हो जाएगी, है ना। हस्तस्थ रोकड़ है तो हमारे पास जो कैश था, कब की बात है ये? वर्ष के आरंभ में, यानी कि एकदम स्टार्टिंग में हमें कुछ चीजें दी जा रही हैं। तो हस्तस्थ रोकड़ भी हमारा क्या हो जाएगा? कैश इन हैंड, तो वो परिसंपत्ति होता है, एसेट होता है, ठीक। खेल के सामान का स्टॉक, ये भी हमारी परिसंपत्ति हो जाएगी। छपाई और लेखन सामग्री वर्ष के प्रारंभ में, यानी कि पिछले वर्ष के अंत में या इस वर्ष के प्रारंभ में जो भी छपाई और लेखन सामग्री मौजूद है उसकी वैल्यू दे रखी है। और अप्राप्त चंदा, तो जो चंदा हमें मिला नहीं है वो भी एक तरह से हमारी पूंजी है। तो हमें अपनी, अगर हम वर्ष की प्रारंभ की क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, तो हमें उसमें ये सारी चीजें परिसंपत्तियां मिल जा रही हैं। क्या मिल जा रही हैं? परिसंपत्तियां। अच्छा, अब यहां पर हमारी देनदारी क्या बनती है? तो अगर हमें देनदारी के कुछ हिस्से पता चल जाए तो देनदारी या दायित्व वाले साइड पर ही हम लोग पूंजी निधि निकालते हैं, तो वहां से पूंजी निधि का मान निकाल पाएंगे, क्योंकि हमें सारी परिसंपत्तियां क्या है पता है। और साथ में जो भी हमें और जानकारी दे रखी है उसमें सिर्फ ये दिया हुआ है कि टूर्नामेंट के लिए अलग से एक खाते का, एक निधि का निर्माण होगा, संचय का निर्माण करेंगे, और बाकी जो खेल का सामान है वो अगले वर्ष की बात हो गई 30% छपाई पर और 50% खेल के सामान को हमें क्या कर देना है? राइट ऑफ कर देना है, अपलिखित कर देना है। तो अपलिखित हम उसको कर चुके हैं, हम लोग इनकम स्टेटमेंट में देख चुके हैं, आय और व्यय खाते में देख चुके हैं। अभी देखिए, अभी हमें क्या दे रखा है, जो हमारी प्राप्तियां थी उसमें हमारे पास जो स्टार्टिंग में पैसा था वो 18,000 रुपए क्या था? कैश था। अच्छा, वो हमें यहाँ पर भी दे रखा है क्या? बिल्कुल दे रखा है, हस्तस्थ रोकड़। तो 18,000 रुपए जो है वो यहाँ पर हमें फिर से दे रखा है, जो यहाँ पर हमें पहले से स्पष्टतः दिख रहा है। कहाँ पर? प्राप्ति और भुगतान खाते में। लेकिन साथ में आप देखिए कि हमें बैंक अधिविकर्ष दे रखा है। बैंक अधिविकर्ष का मतलब क्या हुआ करता था कि हमारा बैंक पर कर्जा है, हम लोगों को बैंक को पैसे वापस करने हैं। तो अगर वापस करने हैं तो हमारा क्या हो गया? दायित्व हो गया। तो हमें यहाँ से दायित्व मिल जाएगा। अब दायित्व में हमें और कोई ऐसी चीज मिल रही है क्या जो हमारे किसी के ऊपर कर्जा है या हमें किसी को और देनदारी देनी है? नहीं मिल रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर बनाएंगे एक वर्ष के प्रारंभ की अपना पूंजी निधि पता करने के लिए तुलन पत्र बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि हमें दे नहीं रखा है और हमें इस वर्ष के अंत का तुलन पत्र बनाना है, जिसके लिए हमें पूंजी निधि चाहिए। तो हमें इसलिए पुराने जो पहले जो प्रारंभिक शेष है उसका स्टार्टिंग की जो वैल्यू है वो पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस वर्ष के प्रारंभ का बनाना पड़ेगा। तो वर्ष के प्रारंभ में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे दायित्व और इधर हम लोग लिखेंगे परिसंपत्तियां, ठीक है। और उसके बाद से इधर आ जाएगी राशि और इधर आ जाएगी परिसंपत्तियों की राशि, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहली जो वैल्यू है सिर्फ वैल्यू लिख करके देखते हैं। तो राशि आपकी कितनी जाएगी दायित्व में? सबसे पहले तो आ जाएगी 16,000 रुपए की। कौन सी? ये जो आपका है शेष बैंक अधिविकर्ष, ठीक है। उसके बाद से हमारी आ जाएगी पूंजी निधि। अब पूंजी निधि हमें पता नहीं है, लेकिन हमें परिसंपत्तियां पता चल गई। परिसंपत्तियां हमारी क्या क्या थी, ये सारी हमने जो हाईलाइट कर रखी हैं, ये पांचों। तो इसमें क्या क्या है, सबसे पहले हमारे पास हस्तस्थ रोकड़ लिख देते हैं 18,000 रुपए का, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा, फिर हमारा आ जाएगा खेल के सामान का स्टॉक। स्टार्टिंग में जो स्टॉक है वो तो हमारी परिसंपत्ति हुई, उसमें से 50% खर्च हो जाएगा, अगले साल में वो हमारा व्यय हो जाएगा। लेकिन अभी जो स्टार्टिंग की बात करेंगे वर्ष की, तो वो हमारी परिसंपत्ति है, वो कितनी होगी? 85,000 रुपए की। उसके बाद देखिए 11,000 रुपए हमारे छपाई वाला भी है, तो ये क्या हो गया? 11,000 रुपए, ठीक। उसके बाद देखिए 28,000 रुपए हमारा अप्राप्त चंदा है, तो इसको भी हम पहले ही लिख सकते थे, थोड़ा सा कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर का इतना फर्क नहीं पड़ता है अभी। तो अप्राप्त चंदा हमारे कितने का है? 28,000 रुपए का, ठीक। और साथ में हमारे पास खेल का मैदान है जो कंपनी का एसेट, सॉरी कंपनी तो नहीं, हमारी अलाभकारी संस्था है, उसका एक एसेट है, उसकी एक परिसंपत्ति है, वो कितने की हुई? 5 लाख रुपए की, ठीक है। इन सबको हम लोग जोड़ देते हैं। हमारे पास और कोई परिसंपत्ति बच रही है? कोई और परिसंपत्ति नहीं है। तो इन सबको जोड़ देंगे तो कितना अमाउंट हो जाएगा? देखिए 0 0 0 8 1 9 5 14 और 8, 22 की 2 हासिल की 2 और 1 3 और 8 11
और एक 12, 2 14 की 4 हासिल लगी 1, 5 और 1 6, 6,42,000 की हमारी सारी क्या जा रही है, परिसंपत्तियों का बैलेंस आ जा रहा है। और हमारे पास पूंजी निधि निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब जो 16,000 रुपए उसको हम घटा देंगे इससे, ठीक है, क्योंकि जो बैलेंसिंग एंट्री है उसमें हमें पता चल गया कि यहाँ पर भी 6,42,000 आएगा। अब 6,42,000 में पूंजी निधि जोड़ करके तो बन रहा होगा, तो पूंजी निधि कितनी हो जाएगी वो हमें यहाँ से मिल जाएगा। हम इनडायरेक्टली रिवर्स इंजीनियरिंग टाइप का कर रहे हैं, हमें टोटल जो बैलेंस है अपने बैलेंस शीट में दोनों साइड का वो पता चल गया, और इधर की एक एंट्री पता है, दूसरी एंट्री नहीं पता तो घटा करके निकाल देंगे। तो 16,000 जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0 0 0 6 और 26 हो जाएगा, 6,26,000। तो पूंजी निधि हमारी 6,26,000 रुपए की हो गई। ठीक, अब यहां से हमारा नए वर्ष की जो भी हमारी बैलेंस शीट है उसकी स्टार्टिंग होगी। तो नए वर्ष की बैलेंस शीट में हमारे पास पहली एंट्री में मिल गई जो है हमारी 6,26,000 रुपए। ठीक, अब हम अपने नए वर्ष की बैलेंस शीट की स्टार्टिंग करते हैं। देखिए अब हमारे पास क्या हमें पता चल गया, हमारा ये जो नई टेबल है उसको मैं बनाता हूं। हमारे पास दायित्व हम लिखेंगे। अब ये वर्ष के अंत में जो हमारी बैलेंस शीट है तुलन पत्र उसकी बात हो रही है, फिर उसके बाद से राशि आ जाएगी और फिर क्या आ जाएगा, हमारा परिसंपत्तियां आ जाएंगी और फिर राशि आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहली जो बात करेंगे, अब हमारे पास पूंजी निधि हमें पता चल चुकी है। क्या पता चल चुकी है, पूंजी निधि। तो पूंजी निधि में हमारे पास कितना पैसा है स्टार्टिंग में, 6,26,000 रुपए। यहां पर इसलिए लिखा क्योंकि अभी इसमें कुछ चेंजेस होंगे। पहला चेंज क्या होता है कि पूंजी में आपको जो आधिक्य था वो जोड़ देंगे। आधिक्य कहां से, आय और व्यय खाते से, और आय और व्यय खाते से हमारा आधिक्य कितना आया था, देखिए हमारा आय और व्यय खाते से आधिक्य आया था 52,400 रुपए, ये रहा। ठीक है, तो इसको हम लोग जोड़ देंगे जब हम लोग क्या बना रहे होंगे, अपनी बैलेंस शीट बना रहे होंगे। मैं आपको रफली करके दिखा रहा हूं क्योंकि आपको अगर पहले से पूरी चीज दिख जाएंगी तो फिर आप सीख नहीं पाएंगे। तो 52,400 ये हमारा क्या हो गया, आधिक्य हो गया। ठीक है, अब यही हमारा घटाने का, इसमें कुछ बचा है क्या, कुछ घटाने का तो है नहीं। तो एक तो ये चीज हो गई। अब इसी में तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी पूंजी हो गई अभी के लिए, जिसको हम लोग जोड़ करके लिख देंगे यहाँ पर 0,0,4,628,527 और 6,78,400। लेकिन अब आप ध्यान रखिए कि पूंजी में हम लोग 2-3 चीजें थी, वसीयत जोड़ा करते थे और उसके साथ जो भी लाइफ मेंबरशिप फी अगर किसी ने पूरी आजीवन सदस्यता शुल्क दे दिया है तो वो जोड़ देते थे, और प्रवेश शुल्क भी जोड़ते थे। तो हमारे यहाँ पर प्रवेश शुल्क तो हमें दे रखा था, लेकिन प्रवेश शुल्क में हमें ये नहीं बताया गया था कि इसको हमें पूंजीकृत करना है, पूंजीकृत नहीं करना है, कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम उसको नहीं करते हैं। लेकिन हमें कम से कम आजीवन सदस्यता शुल्क जो है वो तो हम निश्चित रूप से जोड़ेंगे। और क्या हमें यहाँ पर वसीयत दे रखी है, तो कोई वसीयत दे नहीं रखी है प्राप्तियों में, इसलिए हम आजीवन सदस्यता शुल्क को भी इसमें जोड़ देंगे। तो वो कितना है हमारा, 20,000 रुपए है। तो उसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, आजीवन सदस्यता शुल्क, और उसमें हम लोग फिर से 20,000 रुपए जोड़ देंगे। तो ये हमें कुल मिल जाएगा 6,98,400 रुपए। तो ये हमारी क्या हो गई, पूंजी निधि हो गई। अब इसी में साथ में आपको समझ में आ रहा होगा, हम लोग को बताया गया था जो हमें अतिरिक्त जानकारी दे रखी थी। अतिरिक्त जानकारी में टूर्नामेंट में जो आधिक्य है और दान है को स्थायी पवेलियन के लिए संचय का निर्माण करेंगे। तो जो हमें टूर्नामेंट में फायदा हुआ, टूर्नामेंट को हम एकदम अलग तरह से ट्रीट कर रहे हैं, और इसलिए हम लोगों को याद करिए हमने उसको आय में नहीं जोड़ा था। तो टूर्नामेंट के बारे में क्या क्या दे रखा है, देखिए टूर्नामेंट के बारे में हमें दे रखा है चंदा कितना हुआ, 60,000 रुपए का। उसके बाद खेलकूद प्रतियोगिता के लिए अनुदान कितने का है, 6 लाख रुपए का। खेलकूद प्रतियोगिता यानी कि टूर्नामेंट हो रहा है, और साथ में टूर्नामेंट में व्यय कितने का हुआ, 40,000 रुपए का। तो हम क्या करेंगे, हम एक टूर्नामेंट निधि बना देंगे। क्या बना देंगे, यहाँ पर लिखेंगे टूर्नामेंट निधि। ठीक, इसमें जो पहली चीज आ जाएगी वो आ जाएगी हमारा आधिक्य कितना हुआ। तो हम लोगों ने कितना कमाया था, देखिए 60,000 रुपए चंदा जो आया था, और उसमें से व्यय कितना हो गया, 40,000 रुपए। तो आधिक्य हमारा कितना हो गया, 60,000 से 40,000 को आप घटा दोगे, तो घटाने वाले को हम लोग नॉर्मली ब्रैकेट में लिखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 20,000 का हो गया। ठीक है, अब इसी को कंटिन्यू करेंगे। दूसरा जो है हमें सीधे सीधे अनुदान जो मिला है किसके लिए, खेलकूद प्रतियोगिता के लिए। तो जो अनुदान है वो कितना हो गया हमारे पास, 6 लाख रुपए, तो वो भी यहाँ पर लिख देते हैं। तो कुल हमारे पास 6,20,000 रुपए का क्या हो गया, टूर्नामेंट निधि हो गई। ठीक, तो ये वाला अमाउंट यहाँ पर नहीं लिखेंगे क्योंकि ये पहले ही हम लोग ने इसी साइड पर जोड़ा हुआ है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। यहाँ पर नहीं लिखना चाहिए इसको, क्योंकि हम लोग जो भी हमें मिला उन सबको हम क्या करेंगे, एक साथ जोड़ देंगे। तो हमें 2 चीजें मिल रही है अभी, एक तो हमें मिल रहा है ये 6,98,000 और दूसरा मिल रहा है 6,20,000 रुपए का। इस सबको हम लोग जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 0, 0, 4, 8, 1 और 13, 13,18,400। अच्छा, यहाँ पर ये देखिए कि हमारी कोई और देनदारी बाकी है क्या, वर्ष के अंत में कोई और देनदारी हमें दिख नहीं रही है, ना देनदारी दिख रही है ना ही हमें कोई निधि दिख रही है। तो सिर्फ निधि आ रही है, कोई देनदारी बाकी है ही नहीं। ऐसा नहीं है कि हमें किसी को कुछ पैसे देने तो जो हम नहीं दे रहे हैं, तो अगर वो देने होते तो हम लोग उसको फिर से इधर दायित्व साइड पर जोड़ देते हैं, लेकिन वो नहीं रहा, तो हमारे पास ये बैलेंस आ गया। अब ये जो पूरा बैलेंस है वो हमारा परिसंपत्तियों की राशि के बराबर होना चाहिए। ठीक है,
तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारी परिसंपत्तियां उसकी हम लोग राशि ढूंढ करके देखते हैं। देखिए, तो अब हम लोग आ जाते हैं कहां पर, अपने आय और व्यय खाते में। इसमें देखेंगे कि हमारी परिसंपत्तियां क्या क्या हो सकती हैं। तो जो हमें अप्राप्त आय है ना 42,000 रुपए की, वो हमारी परिसंपत्ति होगी, क्योंकि वो हमें भी मिलना बाकी है। अच्छा, इसी में प्रवेश शुल्क को तो हम लोग अभी आय जो हमारा था मान चुका है। पुराने खेल के सामान का जो विक्रय था वो भी हमारी आय हो गई थी। हॉल का किराया था, ये भी हमारा सब कुछ हो गया था। ये सब कुछ भी नहीं आएगा यहाँ पर, सिर्फ हमें अप्राप्त आय अभी तक मिली है। ठीक है, लेकिन इसको छोड़ने के बाद से आप समझिए हमारे पास क्या है, खेल का मैदान है, जिसमें हमें कोई भी डेप्रिसिएशन की बात नहीं की गई। तो हम 5 लाख रुपए पूरा का पूरा खेल के मैदान की वैल्यू जो है उसको एज इट इज रख देंगे। साथ में हमें एक और चीज मिली थी। हमें क्या मिला था कि हम लोगों ने जो भी हमारी स्टेशनरी थी उसका अंतिम स्टॉक बाकी रह गया था 25,900 रुपए का। तो ये जो स्टॉक है, आय और व्यय में हमें आय और व्यय दोनों चीजें देखनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि जो साल के अंत में बाकी है हमारे पास परिसंपत्ति, हम उसको देख रहे हैं। तो क्या हो गया, अंतिम स्टॉक हो गया, अप्राप्त आय हो गई। और साथ में एक और चीज समझिए, जो हमारे पास कुल मिलाकर के खेल कूद का सामान था वो कितने का था, 1,53,000 का, जिसमें से हम लोगों ने 1,53,000 में 50% यानी कि 76,500 रुपए इसको घटा दिया था। क्यों? क्योंकि ये हमारा व्यय हो गया था। एक्चुअली इस साइड हम लोगों ने व्यय दिखाया हुआ है और सेम वैल्यू आ रही है। ये हमारा क्या अंतिम स्टॉक है। क्यों है ये अंतिम स्टॉक? क्योंकि इतना हमारे पास बच गया। तो हम लोग इसको भी जोड़ देंगे जब हम लोग परिसंपत्तियों की कैलकुलेशन कर रहे होंगे। तो परिसंपत्तियों में हमारे पास खेल का मैदान हो गया, अंतिम स्टॉक खेल का हो गया, अंतिम स्टॉक हमारे पास छपाई और लेखन सामग्री का हो गया, और जो में अप्राप्त राशि है वो हो गया। हमारे पास कोई कैश बचा हुआ है क्या, हमें वो देखना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास स्टार्टिंग में कितने पैसे थे, 18,000 रुपए थे। ठीक है, जो हमारे पास हस्तस्थ रोकड़ एकदम स्टार्टिंग में था। हमें देखना है कि वर्ष के अंत में क्या स्थिति है। तो वर्ष के अंत में हमें दे रखा है कि हस्तस्थ रोकड़, ये तो स्टार्टिंग में दिया हुआ है, 31 मार्च को अप्राप्त चंदा दे रखा है, जिसको हम लोग ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हैं। और हमें वर्ष के अंत में निकालना है कोई रोकड़ है कि नहीं है, बस वो, अगर वो मिल जाएगा तो हम सारी परिसंपत्तियों को देख पाएंगे। अगर नहीं होगा कोई रोकड़ तो उसको छोड़ देंगे। ठीक, और वो देखने के लिए हम लोग चलते हैं वापस से अपने प्राप्ति और भुगतान खाते में। तो प्राप्ति और भुगतान खाते में देखिए, भुगतान वाली साइड पर अगर हम लोग देखते रहेंगे तो ये अधिविकर्ष है ना, इसको भी जोड़ना नहीं है। टूर्नामेंट व्यय, इनमें से कुछ भी नहीं जोड़ना। ये सारी हमारे आय और व्यय में जा रहे थे। मेनली जो भुगतान साइड पर वो सब कुछ व्यय में जा रहा था। सचिव को जो पारिश्रमिक दिया था वो भी व्यय में चला गया था। लेकिन यहाँ पर विनियोग हमें दे रखा था, हमारे इन्वेस्टमेंट है कुछ, वो इन्वेस्टमेंट हमें 6 लाख रुपए का दे रखा है। तो वो जो 6 लाख का इन्वेस्टमेंट वो हमारे लिए परिसंपत्ति हो गई। और उसके बाद से खेल के सामान का क्रय जो था वो तो हमारा खर्चा था, व्यय था। पूंजी खरीद रहे थे तो वो भी हम लोगों ने एक तरह से, जो हम लोगों ने अपना आय और व्यय वाला अकाउंट बनाया था वहां पर हम लोगों ने इसको इंक्लूड नहीं किया हुआ था, क्योंकि ये सीधा सीधा खर्चा हो रहा है, परिसंपत्ति नहीं है हमारे लिए ये। अभी शेष जो है वो हमारे पास बच गया 74,000 रुपए का। तो खेल के सामान का जो क्रय है वो हम लोगों ने पूरी पूंजी नहीं माना, 68,000 को हम लोगों ने 85,000 में जोड़ दिया था। याद करिए, जब हम लोगों ने अपना आय और व्यय अकाउंट निकाल लिया था तो 68,000 को 85,000 में जोड़ दिया था। पूरे के 50% को हम लोगों ने अपनी पूंजी माना हुआ है। क्यों? क्योंकि हम पूरी नहीं मान सकते, हमारा उसमें 50% का डिप्रिसिएशन हो जा रहा है। तो इसको हम लोग ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हैं। जो हम लोगों ने क्या किया हुआ है, एक तरह से खेल के सामान का क्रय, लेकिन विनियोग को अभी तक हम लोगों ने ऐड नहीं किया है। और जो शेष बचा है हमारे पास अंत में 74,000, वो भी हम लोगों ने ऐड नहीं किया है। तो अगर हम लोग इस 74,000 को, अब देखिए, जो मैं येलो से मार्क कर, येलो की जगह इससे मार्क कर देता हूँ मरून से, 6 लाख रुपए ये आ जाएगा विनियोग, और शेष हमारा आ जाएगा 74,000 रुपए का। उसके बाद से हमें अप्राप्त, जो भी हमारी अप्राप्त सब्सक्रिप्शन है, अनुदान है, वो है 42,000 रुपए। अंतिम स्टॉक किस चीज का, छपाई का, वो है 25,900 का। और उसके बाद से हमारा बचा हुआ है अंतिम स्टॉक खेलकूद का। तो इन सबको हम लोग जोड़ देते हैं। अब ये सबको जोड़ने के बाद से कितना आएगा अमाउंट, वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया है, 74,000 रुपए का जो शेष था। ठीक है, ये रोकड़ी है या बैंकस्थ रोकड़ है या फिर हस्तस्थ है, तो उससे फर्क नहीं पड़ा, रोकड़ हमारे पास शेष हो गया। अच्छा, इसके बाद दूसरी चीज क्या आ रही थी, 6 लाख का तो हमारे पास विनियोग था। ठीक है, 76,500 का हमारे पास खेलकूद का सामान बाकी है, क्योंकि 50% डिप्रिशिएट कर चुका है ना। ऐसे ही 25,900 का हमारे पास क्या है, लेखन सामग्री, छपाई और लेखन, ये भी बाकी था। अच्छा, और हमारे पास कुछ और बाकी रह गया है क्या, एक और चीज बाकी थी। एक और चीज जो बाकी थी उसको भी देख लेते हैं। खेल का सामान हो गया, शेष हो गया, विनियोग हो गया। अप्राप्त चंदा, अप्राप्त चंदा कितने का है, अप्राप्त चंदा हमारे पास 42,000 रुपए का है। तो ये हो गया हमारे पास अप्राप्त चंदा, ये भी हमारा क्या हो गया, एक परिसंपत्ति हो गई। अब ये सारी चीजें मिला करके हम देखते हैं तो बैलेंस होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा होगा तो हमारे पास कुछ ना कुछ गलती हो रही होगी। और बैलेंस शीट बनाने में सबसे बड़ा एडवांटेज ये रहता है कि अगर आपने गलत बना दिया है तो दोनों तरफ का जो अंतिम बैलेंस आ रहा होगा वो मिल नहीं रहा होगा, वो बैलेंस नहीं होगा। जो भी इधर अमाउंट आया, किधर
दायित्व में और जो परिसंपत्तियों में अगर वो मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने कोई ना कोई गलती कर दी है। तो यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं एक बार। 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 9 और 5 14 हो जाएगा, हासिल लगी 1, 2 1 3 5 3 8 6 14 और 4 18 की 8 हासिल लगी 1 7 और 1 8 6 14 और 7 21 और 2 23 और 4 कितना हो गया 27 के साथ इसको 7 और 1 8 8 और ये 6 इधर नहीं आएगा, सॉरी इसलिए गलती हो गई। यहाँ पर आपका 27 की जगह हो जाएगा 21, तो 1 आगे हासिल लगी 2 6 और 2 8 और ये कितना है आपका सॉरी ये आ गया 6 और 2 8। अच्छा, तो हमें कुल मिलाकर के यहाँ पर 8,18,000 मिल रहा है और यहाँ पर हमें मिल रहा है 13,18,400। इसका मतलब सीधा सीधा 5 लाख का अंतर है। और आप समझ गए, देखिए गलती हुई है मुझसे और वो गलती आराम से समझ में आ जाएगी आपको। गलती मुझसे क्या हुई है, मैंने 5 लाख रुपए का जो एक और हमारी परिसंपत्ति थी और वो क्या थी, वो हमारी परिसंपत्ति थी खेल का मैदान, उसको मैंने छोड़ दिया। तो अब आप आराम से ऊपर एंट्री ठीक से डाल देंगे तो आपको मिल जाएगा। तो देखिए बैलेंस शीट बनाने के टाइम पर इसी तरह से हमें काम करना होगा। सबसे पहली चीज है, बहुत धैर्य से, हम लोग कक्षा 11 में बहुत बार कर चुके हैं, लेकिन धैर्य से सारी एक एक चीजों को देखते जाइए। अगर हमें कुछ लास्ट में गलत मिल भी रहा है तो जिधर हमें ज्यादातर चीजें मिल गई हैं, इसका मतलब है कि हमने उस तरफ गलती कम की होगी। जहां पर हमें गैप दिख रहा है वहां पर हम देखेंगे कौन सी चीजें बाकी रह गई है। और यहाँ पर लकली सीधा सीधा 5 लाख रुपए का अमाउंट बाकी था और मुझे याद था कि 5 लाख रुपए का खेल का मैदान था जो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ से हमारी बैलेंस शीट बन जाएगी। अब जो हमें बुक में बैलेंस शीट दे रखी है उसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। यही दिया हुआ है क्या बुक में, जो बैलेंस शीट है उसमें देखिए 6,26,000 हमारे क्या था, पूंजी निधि जो हम लोगों ने पहले से निकाली थी। इन्होंने पहले से कैसे डाल दिया, पहले से निकाल सकते हैं। अच्छा, नीचे इन्होंने निकाला हुआ है, ये इन्होंने पहले निकाला तो 16,000 रुपए इनके पास बैंक का दिव्यकर्ष है और यहाँ से इन्होंने कुल मिलाकर के परिसंपत्तियां निकालनी थी वर्ष के स्टार्टिंग में। तो 6,26,000 का इन्होंने निकाल दिया पूंजी निधि, इसी को यहाँ पर यूज कर लिया है। फिर उसमें आधे को जोड़ दिया आय और व्यय खाते से, आजीवन सदस्य शुल्क जोड़ दिया क्योंकि बाकी हमारे पास वसीयत थी नहीं और प्रवेश शुल्क को हमें को जोड़ने के लिए बोला नहीं गया, तो 20,000 रुपए में जोड़ दिया, 6,98,000 रुपए मिल गया। फिर हमें इसमें टूर्नामेंट के लिए अलग से निधि निकालनी है, उसको पवेलियन निधि इन्होंने बोल दिया क्योंकि पवेलियन बनाने के लिए बात हो रही है। तो वो हो जाएगा 20,000 रुपए आपका आधिक्य है, 60,000 रुपए मिला, 40,000 रुपए खर्च हुआ, तो 20,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट तो नहीं बोलेंगे, आधिक्य है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग प्रॉफिट और लॉस की बात नहीं करते क्योंकि अलाभकारी संस्था है। फिर 6 लाख रुपए का अनुदान मिला, तो 6 लाख रुपए 6,20,000 हो गई। ये हम लोगों ने बिल्कुल ठीक किया हुआ था। हस्तस्थ रोकड़ हम लोगों ने कहां से निकाला हुआ था, प्राप्ति और भुगतान खाते में हमें वर्ष के अंत में दे रखा था, वहां से सीधे सीधे उठा लिया। अब प्राप्त चंदा हमें अतिरिक्त जानकारी में भी दे रखा है। फिर खेल के सामान का स्टॉक ये आधा रह गया था क्योंकि 50% क्या कर गया था, डिप्रिशिएट कर गया था, ये ह्रास हो गया था। ठीक है, उसके बाद छपाई और लेखन सामग्री में 30% का हो गया था, तो 25,900 बचा था 37,000 में से। विनियोग कितना रह गया, 6 लाख रुपए जो हमने ऑलरेडी कर रखा है। और खेल का मैदान, ये चीज हम लोग भूल गए थे, इसी वजह से 5 लाख रुपए हम लोगों ने नहीं जोड़ा हुआ था। यहां से हमें दोनों चीजें 13,18,400 13,18,400 दोनों साइड मिल जाता है। यहां से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो बहुत आराम से मैंने इसलिए समझाया है कि एक बार हमें बहुत आराम से इस तरह के प्रश्न करने होते हैं और उसके बाद ही हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और इसमें अभी भी बहुत सारी नई चीजें आना बाकी हैं, तो हम लोग जब और प्रैक्टिस करेंगे तो और वो सारी चीजें समझ में आएंगी। तो आप लोग इस एक्सरसाइज के बाकी जो भी क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। जहां पर डाउट है मुझे कमेंट बॉक्स में लेकर के बताइए। अगले वीडियो में इसी में जो पेक्यूलियर एंट्रीज है, पेक्यूलियर एंट्रीज का मतलब क्या हुआ, अलाभकारी संस्था में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो सिर्फ अलाभकारी संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं, तो उन सारी चीजों को हम लोग एक बार देख लेंगे। थोड़ा बहुत देखा हुआ जैसे चंदा है, अब चंदे में भी अलग अलग तरह की चीजें आ रही होती है छोटी छोटी, जिसको हम लोग आगे से देखेंगे और जो कुछ आएगा हम लोग अपने अगले वीडियोस में देखेंगे। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।